हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 4 को लेकर के, और सेक्शन 4 जो है वो प्रिजम्पशंस की बात करता है। तो हम लोगों ने सेक्शन 4 में प्रिजम्पशंस और कितने टाइप के प्रिजम्पशंस होते हैं इसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चैप्टर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट है जो ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है चैप्टर 2। अब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि तो ये पूरा जो चैप्टर है ये सेक्शन 5 से लेकर के 55 के बीच में कवर करता है। पूरे सेक्शंस को 5 से लेकर के 55 इसके बीच में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के लेकर के प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर हम लोग देखें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है मेंस में, तो जो हमारा चैप्टर अगर हम इसमें देखें तो ये सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक कवर करता है। पर मेंस के देखें तो ये यहाँ से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला रेलिवेंसी को लेकर के बनते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होता है रेलिवेंसी ऑफ ए फैक्ट, या इसी में एडमिसिबिलिटी को भी लेकर के पूछा जाता है। ऑफ ए फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेस जेस्टे से। अगला सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन 8 से शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 से भी शॉर्ट में बनते हैं और सेक्शन 11 से भी शॉर्ट में बनते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद से अगर हम देखें तो सेक्शन 14 से भी क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एडमिशन एडमिशन जो है 17 से लेकर के 23 यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्फेशंस 24 से लेकर के 30 यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन यहाँ से भी बनते हैं, और यहाँ से कई टाइप के बनते हैं। एक तो सीधा डीडी का क्वेश्चन बनता है, और एक सेक्शन 32 के पूरे प्रोविजंस को मिला करके बनता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद बात करें 45 में जो एक्सपर्ट हैं उससे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है एज पर मेंस। तो हम लोग इसमें एज अ मेंस अगर देखें तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे टॉपिक कवर होते हैं। अब बात करें अगर प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स में क्या क्या कवर होता है, तो प्रीलिम्स में 65 से लेकर के सीधा सीधा 55 तक में लगभग लगभग आपको मैक्सिमम जितने सेक्शंस हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं। शायद ही ऐसे एक आध दो सेक्शंस होंगे जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हो सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब ये हो गई चैप्टर की पूरे बात। तो अगर देखें लॉ ऑफ एविडेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को समझने में, वो चैप्टर सेकेंड है, चैप्टर 2, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है। अगर आप रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट समझ गए तो आपको बाकी प्रोविजंस में दिक्कत नहीं होगी कभी भी कि आगे क्या है, क्योंकि वो इसी से रिलेट करते हुए चलता है। तो हम लोग अब बात करेंगे सीधा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। तो चैप्टर 2 हमारा है, ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कि कौन से फैक्ट की रेलेवेंसी क्या होगी, फैक्ट की रेलेवेंसी क्या होगी, उससे बात करता है। तो सबसे पहले वर्ड आता है रेलेवेंसी। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड लेते हैं रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी क्या है, और इसी के साथ साथ एक वर्ड आता है एडमिसिबिलिटी, कि कोई चीज़ एडमिसिबिलिटी किसे कहते हैं। तो कोई चीज़ रेलेवेंट, अब यहाँ पे बात आती है रेलेवेंसी का मतलब होता है रेलेवेंट से ऐड जोड़ा जाता है। तो रेलेवेंसी का मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो कि कनेक्टेड हो और साथ ही साथ वो एडमिसिबल हो, तो रेलेवेंट फैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेलेवेंसी क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि रेलेवेंसी क्या होती है। तो इन सिंपल समझते हैं रेलेवेंसी क्या होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटीज। जो रेलेवेंसी होती है वो लॉजिक पे और प्रोबेबिलिटीज पे
किसी चीज के पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी पे पूरी की पूरी रेलेवेंसी डिपेंड करती है। तो लिखते हैं इंडियन डिफेंस एक्ट दी रूल्स ऑफ रेलेवेंसी मीन्स रेलिवेंट एविडेंस। तो रेलेवेंसी का मतलब होता है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट की जो रूल्स हैं रेलेवेंसी के, जो उससे भी कोई एविडेंस रेलेवेंट होता है। अब वो चीज़ जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल हो या ना हो, तो एडमिसिबल जरूरी नहीं, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अब ये रेलेवेंसी की अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म आ जाता है कि रेलेवेंट क्या होगा, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से रेलेवेंट कब होगी। तो हम ये भी जैसे अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कोई फैक्ट है, अगर इससे कोई फैक्ट दूसरा फैक्ट आके कनेक्ट हो रहा है, इसको कनेक्ट करा, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। लाइक ए ने बी को मर्डर किया, अब ए के और बी के मर्डर के बीच में अब जो भी फैक्ट आएंगे कि इसका इंटेंशन था या नहीं था, तो अगर इंटेंशन उसका बीच में आता है तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। क्या वो प्रीवियसली भी कभी उसे मारने की, प्रीवियस ओकेजन पे उसको कभी मारने की कोशिश किया, ये भी एक रेलेवेंट हो जाएगा फैक्ट। अब ये भी हो सकता है कि ए ये गिल्टी ये प्लीड करे कि जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन तो मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया था या कहीं बाहर था। तो अगर वो कर रहा है तो वो भी एक तरीके से रेलेवेंट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें शो की जाएँ वो रेलेवेंट होने के साथ साथ एडमिसिबल भी हों। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले समझा कि कोई चीज़ रेलेवेंट कब होती है, जब कोई भी चीज़ किसी फैक्ट एंड इशू से जुड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि एडमिसिबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज एडमिसिबिलिटी? तो एडमिसिबिलिटी क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ। वो रूल्स कहाँ पे दिए गए हैं? वो दिए गए हैं सेक्शन 5 से लेकर के 55 के बीच में दिए गए हैं। उसी के बेस पे रेलेवेंसी जो है वो डिपेंड कर वो रूल्स ऑफ लॉ पे डिपेंड करती है। अब ये रूल्स के ऊपर कौन डिसाइड करेगा कि कोई फैक्ट एडमिसिबल है कि नहीं? तो ये डिसाइड करने का काम होता है कोर्ट का और साथ ही साथ जज का। ये जज डिसाइड करेंगे। अब कहाँ पे डिसाइड करेंगे? तो इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं 136 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब अगर हम लोग सेक्शन 136 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बार देखें कि क्या दिया गया है। तो 136 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो 136 इंडियन एविडेंस कहता है जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि ये डिसाइड करने का काम किसका होगा? जज का होगा। तो हमें इसको रीड विथ कर लेना है सेक्शन 5 से 55 के साथ, ये पूरा का पूरा रीड विथ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि 136 बात करता है जस्ट टू डिसाइड द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कि ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कौन डिसाइड करेगा? ये एक जज डिसाइड करेगा। ओके, अब यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, एडमिसिबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। इसमें हम लोग लिखते हैं एडमिसिबिलिटी इज द मीन्स एंड मेथड
prove the relevant fact and to keep the evidence limited to the relevant fact। तो एडमिसिबिलिटी की बात करें तो एडमिसिबिलिटी मीन्स एंड इज द मीन्स एंड मेथड। एडमिसिबिलिटी जो है वो एक मीन्स और मेथड है जिससे कि हम किसी चीज़ के रेलेवेंट फैक्ट को एंड टू कीप एविडेंस लिमिटेड टू द रेलेवेंट फैक्ट, हम ये पता करते हैं कि कोई फैक्ट तक ही एविडेंस किसी चीज़ का रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, वहाँ को हम प्रूफ करते हैं। अब हम लोग पहले बात करेंगे कि सेक्शन जो 5 बात करता है, सेक्शन 5 बात करता है एविडेंस में बी गिवन इन फैक्ट इन इशू। एविडेंस कहाँ पे दिया जाएगा? फैक्ट इन इशू में दिया जाएगा और साथ ही साथ रिलेवेंट फैक्ट पे दिया जाएगा। तो एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस पे दिया जाएगा और किसी चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस पे दिया जाएगा। ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, किसी भी फैक्ट इन इशू के, एंड सच अदर फैक्ट्स एज हेयरिन ऑफर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। ये हमारी बेयर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें तो यह है रिलेवेंसी। रिलेवेंसी, अब रिलेवेंसी कितने टाइप की होती है पहले ये देखते हैं। तो रिलेवेंसी 2 टाइप की होती है, एक होती है लॉजिकल रिलेवेंसी और एक होती है लीगल रिलेवेंसी। एक होती है लीगल रिलेवेंसी। दोनों को समझते हैं क्या होती है। लॉजिकल रिलेवेंसी जहाँ पे आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में आप कोई फैक्ट से, कोई एविडेंस से या कैजुअल रिलेशन से, मेनली इसको कैजुअल रिलेशन से किया जाता है, तो इसमें लॉजिकल रिलेवेंसी कहते हैं। लीगल रिलेवेंसी क्या होती है? लीगल रिलेवेंसी के लिए सीधा सीधा है कि 5 to 55 के बीच में किसी चीज़ को आना चाहिए प्रोविजंस में इंडियन एविडेंस एक्ट के, तब वो लीगल रिलेवेंसी में आएगा। अब लॉजिकल रिलेवेंसी, तो लॉजिकल रिलेवेंसी क्या होती है? फैक्ट इज said to be logically relevant to another fact when it does such a casual relationship with the other fact। और ये जो रिलेवेंसी, ये जो रिलेशनशिप ड्रॉ करेगा, ये रिलेशनशिप किसी चीज़ के या नॉन एग्जिस्टेंस पे होगा। के बाद से अब लीगल रिलेवेंसी क्या होगी? लीगल रिलेवेंसी कहते हैं कि जब कोई भी फैक्ट जो होता है उसके जो हम जब उसको चेक करते हैं, उसको हम उसके ग्राउंड्स को देखते हैं, या उसका जब हम अपने फैक्ट इन इशू में जो भी चीज़ें आती हैं उससे जब हम इसको डिसाइड करते हैं और ये देखते हैं कि वो चीज़ अगर सेक्शन 5 से लेकर के 55 के प्रोविजंस के बीच में फॉल कर जाती है, लाइक कि कोई पर्सन है वो उस किसी जगह पे आई विटनेस के तरह खड़ा हुआ है, तो ये हम मानेंगे ना कि वो एक पर्सन है, वो किसी सेक्शन में फॉल करता है। लाइकली ये सेक्शन 6 में फॉल करेगा। जैसे ए है और बी है, अब ए बी का मर्डर कर रहा है, वहाँ पे सी ने उसे देख लिया, तो अब सी ने उसे देखा, एक आई विटनेस है, तो आई विटनेस को सेक्शन 6 बात करता है कि आई विटनेस अगर कोई है वो उस जगह पे है
तो उसका जो एविडेंस होगा वो रेलेवेंट होगा। तो इसे हम कहेंगे लीगल रेलेवेंसी, क्योंकि ये किसी ना किसी 5 से लेकर के 55 के बीच के जो भी प्रोविंस उसमें फॉल करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लीगल रेलेवेंसी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो क्या होता है, ऑल फैक्ट्स आर लॉजिकली रेलेवेंट एंड नॉट रेलेवेंट। तो जितने भी फैक्ट होते हैं वो अगर लॉजिकली रिलेवेंट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो लीगली भी रिलेवेंट हो, बट कोई फैक्ट जो कि लीगली रिलेवेंट है वो लॉजिकली भी रिलेवेंट होगा। इसका वाइस वर्सा हो, इसमें वाइस वर्सा नहीं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है सेम अदर कंडीशन में। अब लॉजिक जैसे कि कोई भी बात होती है, हम सिंपल सा कहते हैं ना कि लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्या ऐसा हो सकता है। तो लॉजिक मतलब कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ को प्रिज्यूम करते हैं, एक तरीके से हम अपना माइंड अप लगा के देखते हैं। तो जो हम अपनी चीज़ें माइंड से लगा के देखते हैं उससे हम कहते हैं कि वो लॉजिकली लॉजिक लगा के देखते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को हम लॉजिक लगा के देखें वो लीगली रिलेवेंट ही हो। तो ये चीज़ें कवर होती हैं लॉजिकली रिलेवेंट और लीगली रिलेवेंट में। अब जो ये रिलेवेंसी है, ये रेलेवेंसी जो है, ये रेलेवेंसी जो होती है वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है। भाई कोई चीज़ किसी चीज़ से अगर रिलेवेंट है तो ऑब्वियसली अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग होगी तभी वो उससे रिलेट करेगी। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जिसको डिसाइड करने का काम जज का होता है, या कोर्ट का होता है, या मैजिस्ट्रेट का होता है। अब हम लोग बात करेंगे एडमिसिबिलिटी कि क्या कोई फैक्ट एडमिसिबल कब होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फैक्ट है, अब ये वो अगर रेलेवेंट है तो वो फैक्ट एडमिसिबल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कोई फैक्ट रेलेवेंट होता है बट वो एडमिसिबल नहीं होता, उसकी ऐसे एडमिसिबिलिटी को रोक दिया जाता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में एक एग्जांपल देखा था कि ए ने बी का मर्डर किया, उसको 3 विटनेस थे, सी डी और ई, इन्होंने देखा था। बट अगर इन्होंने जैसे सी का स्टेटमेंट सही हो गया लेकिन अगर डी का स्टेटमेंट सही नहीं हो पाता तो क्या वो एडमिसिबल है? तो वो एडमिसिबल नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर रिलेवेंट है तो वो एडमिसिबल हो या ना हो, तो ये ऐसा कोई ज़रूरी रूल नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ एडमिसिबल है, लेकिन अगर कोई चीज़ एडमिसिबल है अगर कोई चीज़ एडमिसिबल है तो वो रिलेवेंट ये ज़रूर होगी, और कोई चीज़ एडमिसिबल है तो वो रिलेवेंट होगी। तो जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है, आपको ये चीज़ें मिलेंगी सेक्शन 122 से लेकर के 129 इंडियन एविडेंस एक्ट। 120 में 122 की अगर बात करें तो जैसे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, अब इनके बीच में जो भी बातें होती हैं, लाइक कि कोई भी बात है, वो बातें रेलेवेंट तो हैं बट वो एडमिसिबल नहीं हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। लाइक कि एक एक्यूज्ड है, वो अपने लीडर से सब जो भी फैक्ट है उसमें जो भी उसने किया है वो सब कुछ बताता है, तो वो सारी चीज़ें रेलेवेंट तो हैं बट वो एडमिसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, तो तो अगर कोई चीज़ रेलेवेंट होगी तभी वो एडमिसिबल होगी, लेकिन अगर वो चीज़ रेलेवेंसी में भले ही आती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर वो लॉ के प्रोविजंस पे या लॉ को या सेक्शन 5 से 55 के प्रोविजंस को नहीं टच करती है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में वो चीज़ एडमिसिबल नहीं होगी। तो हम लोग एक ग्राफ से समझ सकते हैं कि जैसे कोई फैक्ट है, फैक्ट हमें पता है ये ऑलरेडी कि एक तो मेंटल फैक्ट होते हैं और एक फिजिकल फैक्ट होते हैं। फैक्ट दो टाइप के होते हैं, फिजिकल मेंटल। तो अगर ये फैक्ट है तो ये फैक्ट रेलेवेंसी के, अगर हम इसके रेलेवेंट होगा,
अब ये फैक्ट रेलेवेंट होगा कब रेलेवेंट होगा? अब रेलेवेंसी भी दो टाइप की होती है, एक तो लॉजिकली जहाँ पे हम अपना इन्फरेंस ड्रॉ करके चेक करते हैं, और एक होती है लीगली। अब अगर ये लीगली है तो ये 5 to 55 के बीच में फॉल करेगी। अगर वो रिलेवेंट है और वो 5 to 5 से लेकर के 55 सेक्शन के बीच में फॉल कर रहा है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये एडमिसिबल हो जाएंगी। एडमिसिबल को कौन डिसाइड करेगा? ये जज डिसाइड करेगा या मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा 136 में, सेक्शन 136 में ये डिसाइड करेगा। और अगर कोई चीज़ एडमिसिबल हो जाएगी तो हम उसको यूज्ड एज एविडेंस। लेकिन अगर ये फैक्ट है, कोई भी फैक्ट है, अगर वो रेलेवेंट होता लेकिन अगर उस पर कोई भी रोक लगाई गई है तो वो एडमिशबल होगा नहीं, तो फिर हम उसको एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि रेलेवेंट जो है एक ब्रॉड टर्म है। रेलेवेंट में कोई चीज़ रिलेवेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एडमिसिबल हो। बट अगर सेम करें तो जो चीज़ एडमिसिबल है वो रेलेवेंट जरूर होगी। तो सेम ये जो है रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है पूरा, कि रेलेवेंसी क्या होती है और एडमिसिबिलिटी क्या होती है। अब रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को सेक्शन 5 में अगर हम देखें तो सेक्शन 5 सीधा सीधा कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। तो एविडेंस कहाँ पे दिया जाएगा? तो एविडेंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू पे दिया जाएगा और ऐसे फैक्ट पे दिया जाएगा जो फैक्ट रेलेवेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेलेवेंट फैक्ट को भी समझ लिया है। अब यहाँ कहता है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग। सूट मतलब कि सिविल हो गया, प्रोसीडिंग का मतलब हो गया कि ये क्रिमिनल नेचर की है। ऑफ द एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस पे दिया जा सकता है या नॉन एग्जिस्टेंस पे दिया जा सकता है। किससे? किसी भी फैक्ट इन इशू के या सच अदर फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स अदर फैक्ट्स जो कि हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं कि वो रेलेवेंट हो सकते हैं, एंड ऑफ नो अदर्स, इसके अलावा और किसी पे नहीं। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि अगर कोई फैक्ट है, जैसे कि ये एक फैक्ट है और एक ये फैक्ट है, किसी ने कोई बात कही, ये दो फैक्ट हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट रिलेवेंट हो और कुछ पार्ट इसका इररिलेवेंट हो, उस चीज़ से वो जुड़ता नहीं हो। अब इस केस में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो फैक्ट हैं, अब लाइक कि ये रिलेवेंट, अब इसमें 60% इसका रिलेवेंट आता है और 40% इररिलेवेंट आता है। अब कोई फैक्ट, दो फैक्ट हैं, इसमें से एक जो है ये 70% इररिलेवेंट है फैक्ट है, और ये जो 30% है ये रिलेवेंट फैक्ट है। इस केस में कोर्ट क्या करेगा? तो अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आती है कि जब वहाँ पे कोई फैक्ट होते हैं वो इररिलेवेंट और इररिलेवेंट दोनों में होते हैं, तो उस केस में क्या होगा? इफ irrelevant evidence is so mixed up with relevant fact, evidence as to make it impossible to separate, उसको सेपरेट करने लायक नहीं है। लाइक ये कोई पूरी बात है, एक एविडेंस है, और इसमें 60% ऐसा है जो रेलेवेंट है और 40% ऐसा है जो इररिलेवेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगी? इस एविडेंस को करेगी। सेम अदर कंडीशन लें तो एक एविडेंस है का 60% पार्ट जो है वो इररिलेवेंट है, ये इररिलेवेंट है, और 40% पार्ट ही इसका ये रेलेवेंट है। तो ऐसे एविडेंस को कोर्ट क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी। और सेम अगर एक ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई एविडेंस है, अब ये एविडेंस का 50% पार्ट रेलेवेंट है और 50% पार्ट इररिलेवेंट है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट इसको रेलेवेंट कर देती है, क्योंकि रेलेवेंट 50% जो रेलेवेंट है उससे आपको कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करने का टाइम मिल जाता है। अब ये जो रेलेवेंसी है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये डिसाइड कौन करेगा? ये एक जज डिसाइड करेगा कि कोई फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं है। अब
एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि ए है और यहाँ पे बी है। ए ने बी का पर्स चुरा लिया और उसमें 5,000 रुपये हैं। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले कि इसेंशियल्स क्या हैं थेफ्ट के, वो हमें इस यहाँ पे रखना पड़ेगा कि इस चीज़ को कैसे हम पता करेंगे कि ये ने चोरी ही की है, कुछ और नहीं किया है। तो लाइक ये मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक मूवेबल पर्स जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ वो उसकी विदाउट इंटेंशन से ले रहा है। अगर वो उसकी विदाउट इंटेंशन से ले रहा है तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं थेफ्ट कर रहा है। साथ ही साथ वो उसकी पोजीशन से प्रॉपर्टी को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो ये सारे अगर इसेंशियल्स मिलेंगे तो ये माना जाएगा कि ए ने थेफ्ट किया, और ये जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ये इससे अगर रिलेवेंट होती जाएंगी तो ये ऑफेंस जो है कि ये डिक्लेयर हो जाएगा कि एक थेफ्ट का ऑफेंस है, और उस वहाँ पे जो भी एविडेंसेस मिलेंगे वो एविडेंसेस रिलेवेंट हो जाएंगे और साथ ही साथ एडमिसिबल हो जाएंगे इस केस में। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब इसमें एक एक्सप्लानेशन है। एक्सप्लानेशन से पहले हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या कहता है। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जा रहा है बाई बीटिंग हिम विथ अ क्लब, एक लाठी से उसने उसको मारा है। विद द इंटेंशन, इंटेंशन क्या है? कॉजिंग हिज डेथ, उसका डेथ कॉज करने का इंटेंशन है। ऐसे मारा गया है कि उसका जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करने का। तो कैसे पता चलेगा? अब किसी ने लाठी से एक बार मारा तो ये से थोड़ी ना पता चलेगा कि उसका इंटेंशन डेथ कॉज करने का है, लेकिन इसने कई बार ब्लो किए, सेवरल ब्लोज, सेवरल ढेर सारे ब्लो दिए, तो बहुत बार मारा, तो इससे पता चल जाता है कि ये इसका इंटेंशन, तो इस चीज़ का ये नेचर पे डिपेंड करेगा। तो एट एज ट्रायल, एक ट्रायल पे फॉलोइंग आर द फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन में क्या क्या आ सकता है? ए बीटिंग बी विथ अ क्लब, ए ने बी को डंडे से मारा या लाठी से मारा। तो ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऑलरेडी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी उससे पता चल जाएगा कि क्या जो उसने मारा उसको वो डंडे से ही मारा या किसी और चीज़ से मारा। फिर बी आता है, एज कॉजिंग बीस डेथ बाई सच बीटिंग, ए ने उसकी जो डेथ कॉज हुई वो रिपोर्ट में ये भी रहेगा कि क्या डेथ जो कॉज होने का रीजन है वो लाठी से मार, मतलब उसी जिसने उसे बीट किया उसी रीजन से हुई है। अगर ये भी है तो ये क्या एडमिसिबल हो जाएगा। और एज इंटेंशन, जो कॉज बीट है क्या उसका इंटेंशन था, तो उसके ऊपर रिलेवेंट फैक्ट देखे जाएंगे कि क्या उसने कहीं पहले भी उसे मारने की कोई अटेम्प्ट लिया है, या उसके उससे रिलेशंस कैसे थे, उस रिलेशंस के बीच पे कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या उसका इंटेंशन उसे मारने का है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए इस चीज़ को 5 से 55 के बीच में रिलेवेंट होना पड़ेगा। तो ये हमारा कहता है कि ये जो भी एविडेंस दिए जाएंगे, अब यहाँ पे जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट एंड इशू, यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या था कि ए ने बी को मारा और लाठी से मारा और उससे उसकी डेथ कॉज हुई। तो ये हमारा फैक्ट एंड इशू था, या इससे रिलेटेड कोई रिलेवेंट फैक्ट है, लाइक कि इंटेंशन के लेकर के अगर वो कहता है कि सर इसने प्रीवियसली भी इसे मारने की कोशिश की थी और उसने उस पर एफआईआर किया था 307 का, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। तो जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट पे दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें एक एक्सप्लानेशन है। एक्सप्लानेशन कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल any person, this section shall not enable any person to give evidence of a fact which is disentitled, जो कि ऐसा कोई फैक्ट जो कि disentitled to prove, जिसको कि मना कर दिया गया है प्रूव करने से, by the provisions of the law for the time being enforced in relation to civil procedure, मतलब CPC। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। तो ये कहता है कि अगर किसी कोई भी लॉ जो उस समय चल रहा था अगर उससे किसी पर्सन को रोक दिया जाए, मतलब कि सीपीसी जो है वो अगर किसी पर्सन पे बार लगाता है कि वो एविडेंस को नहीं दे सकता, तो उस पर्सन को रोक दिया जाएगा। ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे सीपीसी बार लगाता है? तो इसके लिए वो कंडीशंस कहाँ दी गई हैं? तो सीपीसी बार करता है पर्सन को एविडेंस नहीं देने से। तो कहाँ कहाँ बात करती हैं? ऑर्डर 7, रूल 14 से लेकर के 18 यहाँ पे बात करती है। और कहाँ बात करती है? ऑर्डर 8, रूल 1 से लेकर के
8A, 1 to 8A रूल्स यहाँ पे बात करती है। और कहाँ बात करती है? ऑर्डर 13 रूल 1 से लेकर के 3 यहाँ पे भी बात होता है। और ऑर्डर 41 रूल 27 इन सब में आप इसको चेक करेंगे जब भी अपने बैरक में, तो यहाँ पे जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे सीपीसी बार लगाता है किसी भी पर्सन को एविडेंस देने से, रोक, वो एक तरीके से रोक देता है। तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे भी सीपीसी से रिलेटेड प्रोविजंस है। वहाँ पे अगर किसी पर्सन को डिसइंटाइटल कर दिया गया है, उसको मना कर दिया गया है कि तुम इस चीज़ को प्रूव नहीं करोगे, यहाँ पे तुम एविडेंस नहीं दोगे, तो उस केस में उस पर्सन से क्या होगा? नो एविडेंस इज गिवन। वहाँ पे उस पर्सन को कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें लाइव पेज पे इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।